आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इज़राइल और ईरान के बारे में। जो इज़राइल और ईरान का अभी लेटेस्ट वॉर हुआ था, जो कि लगभग 12 दिनों तक चला है और जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई थी। तो इसके बारे में जानेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, किस वजह से ये दोनों देश जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर नहीं करते, उसके बावजूद भी क्यों एक दूसरे के साथ वॉर में उलझे हुए हैं, और इसका कारण जानेंगे कि इनके रिश्ते कैसे रहे हैं पहले से। तो जहाँ तक हम बात करें इज़राइल की, तो ये भी एक मिडल ईस्ट की कंट्री है और ये जो अपने वेस्ट साइड है एशिया के, उसमें पड़ती है। ये अपना बॉर्डर लेबनान के साथ शेयर करती है, सीरिया के साथ शेयर करता है, और साथ ही साथ कुछ और देश हैं जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, उनके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही ईरान है। ईरान अब एक बड़ा देश है मिडल ईस्ट का, और ये एशिया महाद्वीप में ही आता है, और ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, इराक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो ईरान जियो पॉलिटिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इसराइल के कंपैरिजन में। तो ये जो, अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ईरान और इसराइल हमेशा से दुश्मन देश नहीं थे। पहले ये बहुत अच्छे रिलेशन शेयर करते थे। जो पहलवी डायनेस्टी थी ईरान की, जो शाह ऑफ ईरान थे, उन उनके समय पे इसराइल और ईरान का बहुत अच्छा रिश्ता था। और इवन जो इसराइल का रिकग्निशन था, वो उन मुस्लिम कंट्रीज़ में ईरान दूसरे नंबर पे था जो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करता था एज अ कंट्री, जबकि और मुस्लिम्स कंट्री इसराइल को उस समय पे रिकॉग्नाइज़ नहीं करती थी एज अ कंट्री, बिकॉज वो मानते थे कि पैलेस्टीन के इलाके पे इलीगली इसराइल को बसाया गया है। और जो ईरान है, ईरान उस समय पे तुर्की था जो कि इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करता था। उसके बाद ईरान रहा जो उसको रिकॉग्नाइज़ करता है बाद में। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। यूएस के साथ भी ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, और ये सब चीज़ अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो 1979 में ईरान में एक तख्ता पलट होता है, जिसमें कि जो इस्लामिस्ट होते हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, वो शाह ऑफ ईरान को वहाँ से, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उस बीच, और जो शाह ऑफ ईरान है उनको मजबूरी में अपनी जान बचा के भगना पड़ा उस समय पे। तो उस समय पे जो शाह ऑफ ईरान है वो तो चले गए, पर जो इसरा ये ईरान के अंदर जो पावर थी वो किसी सुप्रीम लीडर के पास आ गई। तो उस समय पे रोला खमीनी जो थे, उनके लीडरशिप में पूरे ईरान के ऊपर वो वाली जो मतलब बहुत ज़्यादा रेडिकल टाइप के जो इस्लामिस्ट थे, उनकी एक गवर्नमेंट बन गई, और उसी के द्वारा पूरा ईरान जो संचालित होने लगा। जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंजेस लेके आता है, और ईरान इसराइल को एज अ कंट्री मानने से भी इनकार करता है, और साथ ही तो उसके बाद उनका वर्ल्ड को लेके व्यूज़ चेंज हो गए, स्पेशली इसराइल को लेके। इसराइल को लेके उनके व्यूज़ ऐसे चेंज हो गए कि वो इसराइल को एज अ कंट्री भी नहीं मानते थे, और उनका जो मत था समय समय पर ये रहा कि इसराइल को हम नष्ट कर देंगे। और स्पेशली वो परमाणु बम जो बनाने के जो न्यूक्लियर रास्ते पे वो निकल चले थे, उसमें उनका मेन एम ये था कि हमारा जो प्रायर दुश्मन है, जो फर्स्ट दुश्मन है, वो है इसराइल, और हम इसराइल को, अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो हम ख़त्म कर देंगे। इससे इसराइल के लिए एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, और इसराइल ने भी अपना एक दुश्मन देश समझा ईरान को। अब जो ईरान है वो समय समय पे जो इनके प्रॉक्सी हैं, जैसे हमास हो गया या हिजबुल्ला हो गया, इनको फंड करता है और उनके द्वारा इसराइल पे हमले कराता रहता था। और समय समय पे इस तरीके की चीज़ें आई कि हमास ने कभी इसराइल पे हमला कर दिया, उनके नागरिकों को मार दिया। तो इस तरीके की जब चीज़ें कंटिन्यूस चलती रही, तो इसराइल को भी ये लगने लगा कि हमारा भी जो प्रायर दुश्मन है, जो हमारा फर्स्ट दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं ईरान है, क्योंकि ईरान हमें नक्शे से मिटाना चाहता है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो अक्टूबर की घटना हुई जो कि इसराइल में हमास द्वारा हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें कि कई इजरायली जो लोग थे उनको जान से मार दिया गया, और कई इजरायली लोगों को जो है वो पकड़ के हमास वाले अपने पास ले गए, और उनको शेल्टर की तरह यूज़ किया, और इसराइल के साथ नेगोशिएट किया कि हमें जो है, मतलब गाज़ा का एरिया जो है उसमें से इसराइल की सेना को पूरा पीछे धकेल देना हुआ। तो जो 7 अक्टूबर की घटना थी, उसके बाद जो हमास द्वारा की गई थी एक टेररिस्ट अटैक जो था, उसमें कई इजरायलियों की जान गई, और कई
इजराइलियों को हमास ने बंधक भी बना के रखा। तो इसमें फिर इसराइल का ये मेन एम था कि हमें पहले तो ईरान की प्रॉक्सी है हमारे यहाँ पे, उनको पहले ख़त्म करना है। तो गाज़ा वॉर जो लास्ट ईयर से चल रहा है उसमें इसराइल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया हमास को, और लगभग हमास को ख़त्म सा ही कर दिया है, क्योंकि गाज़ा में इसराइल ने बहुत अटैक्स करे, बहुत चीज़ें, और हमास के पास इतनी कोई सुविधा है नहीं या फिर इतना कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है कि वो इसराइल जैसे देश को हरा सके। साथ ही जो हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला के भी मेन जो कमांडर्स थे उनको समय समय पे इसराइल द्वारा मार दिया गया, और एक तरीके से हमास और हिजबुल्ला दोनों को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसराइल ने जो इनके मेन सोर्स था, यानी कि ईरान, ईरान को मारने की कोशिश करी कि ईरान को अब किसी तरीके से हम जो है न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि ये इसका जो परमाणु परीक्षण है, जो परमाणु बनाने की गति है, वो काफ़ी तेज़ होती जा रही है। तो इसी के लिए वहाँ जो इसराइल है, इसका जो 13 जून को अटैक किया इसराइल ने ईरान के ऊपर, उसमें उनका मेन जो टारगेट था वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी। लेकिन जब इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो उनके टॉप साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद जो उनके मेन आर्मी कमांडर्स थे, और जो उनके IRGC कहा जाता है शायद, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। और इतना उनका सटीक निशाना रहा कि उन्होंने सिर्फ जिस कमांडर को मारना चाहा, सिर्फ उसी कमांडर्स के घर पे मिसाइल मारी है और उसी कमरे में मारी है। मतलब इतना सटीक निशाना था कि बगल वाले, अगल बगल वाले जो कमरे थे उनमें लाइट जली हुई थी, पर जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी वो इसराइल ने करके दिखाई। अब जब ये चीज़ें हुई तो ईरान का रिटेलिएशन भी आना बहुत ही स्वाभाविक सा था। तो ईरान ने फिर रिटेलिएट करा, मिसाइल्स मार के, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो मार के, और कहीं ना कहीं इसराइल को भी नुकसान पहुंचा। और इसराइल ने और ईरान ने जो नुकसान किया उसमें कई सिविलियंस की भी जान गई है। कई सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि इसराइल में लगभग 29 लोगों की जान गई है, और कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। इसी तरीके से ईरान जो है उनके उनमें करीबन 935 940 तक फिगर जाता है कि जिनकी जान गई है, और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब एक तरीके से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, रेफ्यूजी बनने के लिए मजबूर हैं। तो इसमें जब USA की एंट्री होती है, USA भी चाहता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोक दिया जाए, या तो रोक दिया जाए या तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं USA भी जानता है कि ईरान जो है वो इसराइल के लिए खतरा है, और कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अमेरिका के लिए भी खतरा है, क्योंकि समय समय पे ईरान में इसराइल के और अमेरिका के अगेंस्ट में नारे लगते रहते हैं, उनके फ्लैग्स को फाड़ना, ये सारी चीज़ें आम है वहाँ पे। और जो उनका मेन नॉर्मल सिटीज़न है ईरान का, उनके अंदर भी बहुत हेटरेट है टुवर्ड्स इसराइल एंड USA, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश जो है इन्होंने 1979 से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं और हमें ढंग से रहने नहीं देते। और कहीं ना कहीं उनके पास इतना ऑयल होने के बाद भी वो मजबूर हैं कि उनके पास उस तरीके का पैसा नहीं है, उस तरीके की उनकी इकॉनमी रन नहीं कर रही। उसके लिए वो मेन जो कारण मानते हैं वो USA को मानते हैं। तो और के 9th डे फिर USA जो है वो उतरता है वॉर में, और USA जो अपने बॉम्बर्स हैं उनको लेके आता है, और बॉम्बर्स के थ्रू जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उन पे बॉम्बार्डिंग करता है। और लगभग 4 लोकेशंस थी जिसमें कि बॉम्बार्डिंग हुई। और ऐसा बताया गया कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको कम्प्लीटली डैमेज कर दिया गया है, पर कई सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि कम्प्लीटली डैमेज नहीं हुई है, और लगभग ईरान के पास अभी यूरेनियम है, वो अभी भी, और वो भी 60% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिच्ड हुआ है। वैसा यूरेनियम ईरान ने कहीं और डिस्प्ले दूसरी जगह कर दिया था, जिससे कि लगभग नहीं तो 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जो जैसा कि बॉम्ब करा है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो ईरान का भी रिटेलिएशन गया। और ईरान ने जो आस पड़ोस के देश हैं जहाँ पे कि अमेरिका की मिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस बैठी हुई हैं, वहाँ पे उनका हमला किया। स्पेशली जैसे कतर था, कतर पे हमला किया गया। हालांकि उनकी जो 12 मिसाइल्स थी उनको अमेरिका ने लगभग 11 को तो न्यूट्रलाइज कर दिया था, और एक जो है वो अपना रास्ता भटक गई थी तो उसको जाने दिया, और वो कहीं मतलब नॉन ऐसे इलाके पे गिरी है जहाँ पे कि कोई नुकसान नहीं पहुँचा है।
तो इस तरीके से सारे वॉर की सिचुएशन रही। फाइनली 24th को ये हो जाने के बाद अमेरिका द्वारा इसका सीज फायर कराया गया और 24th को ही कंप्लीट सीज फायर हो गया था। पर बीच बीच में इसराइल और ईरान की तरफ से जो है वो मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स चलाए गए। पर देखा जाए तो उसके बाद से इतना ज़्यादा ये वॉर जो है वो भड़का नहीं, और यहीं पे लगभग 24th को माना गया कि इस वॉर को एक तरीके से सीज फायर कर दिया गया। और अब जानते हैं कि क्या इसका आने वाला परिणाम क्या रहेगा। देखिए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये स्वाभाविक है कि ईरान तो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नहीं रोकेगा, ईरान इस चीज़ को कंटिन्यू ही रखेगा। और अगर ऐसा होता है कि आने वाले टाइम में जो ईरान है दोबारा से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी करता है, तो इसराइल कहीं ना कहीं वो दोबारा से अटैक करेगा। और ये वॉर जो है, जो अभी वॉर हुई थी जो कि 12 या 14 दिन की वॉर रही है, ये वॉर लगभग बहुत और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगी और इसमें कई नुकसान होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों देश जो हैं वो पीछे हटने को भी राजी नहीं है। और कहीं ना कहीं इसराइल भी अपनी जगह यहाँ पे सही है, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। तो इसराइल तो सही है इस चीज़ में। इस इसराइल का मतलब पूरा का पूरा अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है, तो इसराइल तो अपनी तरफ से सही है। ईरान जो है वो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है तो वो भी उसका राइट है, वो बनाना चाहता है। अगर आप किसी एक देश को टारगेट करके अपने परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, परमाणु बम बनाना चाहते हैं, तो फिर उस देश का भी हक है कि वो आपके एरिया में आकर और बॉम्बार्डिंग करे और आपके न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह डैमेज कर दे, क्योंकि वो उसका कंप्लीट राइट हो जाता है उसके बाद। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस पूरे विश्व में इसराइल जो है एक ज्यूज कंट्री है, और ज्यूज जो है सिर्फ एक इसराइल में रहते हैं, हालांकि पूरी जगह है, पर इसराइल एक उनकी मदरलैंड है। तो कोई भी देश जो जो कोई भी ज्यूज जो है वो अपने देश को ख़त्म करना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, या ख़त्म होने तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो इसराइल अपनी तरफ से सही है। कहीं ना कहीं ईरान का फॉल्ट ये है कि ईरान को अगर न्यूक्लियर बनाना भी है तो वो अपना एक शांति प्रिय तरीके से बनाए, और ना अगर ना भी बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा देश है। अपने आप को किसी और तरीके से भी वो डेवलप्ड कर सकता है, जैसे यूएई है, सऊदी है, उनके पास ऑयल्स हैं, तो वो एक तरीके से देखेंगे तो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ईरान भी कर सकता है, पर ईरान क्योंकि अभी कट्टरवादी मुस्लिम्स के हाथों में है, तो वो इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं उससे कि आने वाले समय में जो है उस रीजन का पूरा जो है प्रॉब्लम में आ सकता है वो पूरा रीजन। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।